वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हाँ, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस क्लास में आपको हिंदी न्यूज़पेपर के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस किया जाता है और उसके साथ में आपको जो है मॉडल क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे आपको ये पता चल सके कि प्रीलिम्स में आपके करंट अफेयर से किस तरह के सवाल आते हैं। इसके साथ ही एक ज़बरदस्त बात इस क्लास की ये होती है कि इसमें आपका हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस किया जाता है और साथ में उससे संबंधित आपका मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी और इंग्लिश सभी तरह से इंपॉर्टेंट है और एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलता है। अगर मेंस का क्वेश्चन आप लिख के दिखाते हैं तो इसी जो है क्लास में मैं उसको चेक भी करता हूँ और आपको उसमें कमियाँ भी बताता हूँ, सुधार भी बताता हूँ। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ें। अभी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले क्लास का लिंक कॉपी करिए और बाकी सब तक भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास है ये डेली सुबह 8 बजे होती है और इस वजह से आप लोग आराम से सुबह 8 बजे आ सकते हैं। ये डेली सुबह 8 बजे आपको क्लास अपलोड हो जाती है, प्रीमियर क्लास चलेगी और मतलब आप आराम से क्लास कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो ध्यान दीजिएगा, आप जो है उसका कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक, किसी भी तरह के डाउट से संबंधित। बाकी ये इंडियन इकोनॉमी का जो बैच है, ये ध्यान देना, ये आपका फाउंडेशन बैच है और ये आपका चलता है जो है रात में 9 बजे, ठीक है, फाउंडेशन बैच है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी, एनवायरनमेंट इकोनॉमी, जो भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कवर किया जाता है। अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक और जो है सारी डिटेल्स आपको, सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, आप जो है संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, सैन्य के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, ठीक है, मतलब आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के साथ एक एमओयू साइन किया है। आपको बताना है ये आईआईटी मद्रास ने किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी रुड़की ने, ठीक है। व्हिच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन एग्रीमेंट with armed forces medical services to promote research development and training in the field of military। ध्यान देना, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए बेहतर बनाई जा सकें, उसमें रिसर्च करके अच्छे इक्विपमेंट्स तैयार किए जा सकें, जिससे हमारे आर्म फोर्सेज की जान कम, जो जितने मतलब जान चली जाती है तो उनको बचाया जा सके और बेसिकली जो उनके बीच में जो डेथ रेट है उसको डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली देखिए ये किसका है, ये बेसिकली जो है आईआईटी हैदराबाद की पहल है, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद की। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको, आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए आईआईटी हैदराबाद जो है, इसमें एक जनसत्ता में ये न्यूज़ निकली हुई है, आप लोग चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। ये 30 मई की बात है, ठीक है, कि आईआईटी हैदराबाद और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के बीच एक समझौता हुआ, आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के बीच में। और इसमें क्या किया गया, इसमें इस समझौता का जो उद्देश्य क्या है कि चिकित्सा उपकरणों का विकास करके उसमें एक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देके जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सैनिक तैनात होते हैं, सेवा दे रहे होते हैं, उनके लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके और जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनमें विस्तार दिया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इस अवसर पे जब ये एमओयू साइन किया गया तो जो हमारे आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस है उसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर बीएस मूर्ति भी इस पे मौजूद रहे, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य कि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके स्वास्थ्य को और मजबूत बनाया जा सके, साथ ही जो उनकी जानें जाती हैं उसको भी कम किया जा सके, समय पर उनका उपचार उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही जो है और भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और तरह की उनके लिए बेहतर बनाई जा सकें, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो ये आईआईटी हैदराबाद और आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के बीच में समझौता हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप चाहें तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, और चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सवाल, आरबीआई ने चालू वर्ष में, अभी हाल ही में आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि आरबीआई ने चालू वर्ष मतलब करंट ईयर कौन सा चल रहा है बताइए, 2024-25, ठीक,
इसमें आपको बताना है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर 25 बोलेंगे। तो आरबीआई ने चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है, आपको बताना है। व्हाट हैज आरबीआई एस्टिमेटेड टू बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द करंट ईयर। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूँ तो देखिए जब हम लिखते हैं कि 2023 एंड 24 इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं FY 24, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं आपके 2024-25 की, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे FY 25। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है FY 25, इसका मतलब 2024 और 25 की बात की जा रही है, ठीक। और अगर कहीं लिखा हो FY 24, तो इसका मतलब 23 और 24 की बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो करंट ईयर अभी हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है FY 25। अब इसमें क्या अनुमान लगाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें जो 2024-25 है, 2024-25 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे तेजी दर से ग्रोथ करेगी, किस दर से, 7% की, ठीक है, इस 7%। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो 2024-25 है इसमें हमारी इकोनॉमी कितना ग्रोथ करने वाली है, किस रेट से, 7%। जैसे आपने देखा है बहुत सारे संस्थान ने, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, और चाहे अंकटाड हो, इन सभी ने जो अपने डेटा जारी किए हैं, उन यहाँ तक S&P की रेटिंग्स ने भी अनुमान लगाया था, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया है कि लगभग में 7% के आसपास, 6.5 से लेकर 7% के आसपास एक अनुमान लगाया है कि 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। हालांकि ये जो रेट है वो रेट विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है। तो इसीलिए भारत, यहाँ तक कि बीच में काफ़ी न्यूज़ मैंने डिस्कस करी हैं आपसे, और मैंने बताया कि यहाँ जो है इस 24-25 की समाप्ति तक ये बताया गया है कि जब ये समाप्त होगा और नए फाइनेंशियल ईयर में जो है प्रवेश करेगा, तो भारत क्या होगा, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा, ठीक, चौथी बड़ी, जापान को पीछे करके। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में जब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर, ये FY 27 तक, ठीक है, ऐसा जो आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें हम जो है जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो एक स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल ग्रोथ रेट है वहाँ पे, इसलिए उसको पीछे करना हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, ठीक। तो इस वजह से ये जो ग्रोथ रेट है, आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो ये ग्रोथ रेट डेफिनेटली जो है एक हमारे लिए जो है पॉजिटिव जो है एक रुझान दे रही है कि हम किस तरह से हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये बताया गया कि जो 2023-24 की है उसका एक अनुमान लगाया गया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 की, FY 24 की, कि इस बार जब रिपोर्ट फाइनल आएगी तो उसमें मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई गई है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुद्रास्फीति की बात की गई, बट हाँ एक चीज़ मैं और आपको और बताना चाहूँगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2023-24 में जो अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन देखा गया है, और इसमें अनुमान लगाया गया है कि कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर में, इसमें भी लगभग 7% के आसपास की जो है बेसिकली बताया गया है कि यहाँ जो है ये ग्रोथ रेट बनी रहेगी। लेकिन ये आंकड़े गलत हो चुके हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो इसका अनुमान है वो अनुमान इसका गलत, क्योंकि हमारी इकोनॉमी शायद ही 2023-24 में इससे काफ़ी आगे निकल चुकी है, इससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, तो इस पर भी हम भी बात करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली अगर आरबीआई के हिसाब से पूछता है तो आरबीआई ने 2024-25 के लिए जो प्रेडिक्शन किया है आपका, वो कितना किया है, वो 7% के लिए किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये गलत होगा आपका, ये सही होगा 7%, ठीक, ये आरबीआई के आंकड़े, ठीक। एक तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, यहाँ से अभी देखिएगा कैसे चेंज होगा। देखो अब हम आ गए एनएसओ के आंकड़े पर। एनएसओ ने अभी हाल ही में जो है रिपोर्ट जारी की है, और इस पे मैंने आपका पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है, 15-17 मिनट का होगा, आप लोग इसी पे जाइए तो बिल्कुल दिखेगा कि जो है बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और कितना ज़्यादा बूस्ट करी, तो एनएसओ के आंकड़े एकदम चौंकाने वाले सामने आए हैं, ठीक। तो इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसको जाइए, 2-3 दिन पहले का वीडियो हो, सब कुछ उसको जरूर देखिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर उस वीडियो को देखेंगे तो जितना मैं यहाँ समझाने वाला हूँ इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ मैं करंट अफेयर पढ़ाऊँगा, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो मैंने वो वीडियो बनाया पर्टिकुलर इसी टॉपिक का बनाया, इसी सब्जेक्ट, इसी मतलब इसी न्यूज़ पर बनाया, तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें कवर की हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एनएसओ की अगर मैं बात करता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कि एनएसओ द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसमें कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। इसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% रही है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी
7.8% थी। और जो क्वार्टर 4 है फाइनेंशियल ईयर 24 का, इधर का क्वार्टर 4 जो रहा है, क्वार्टर 4 की जीडीपी ग्रोथ 7.8% थी। इनमें से कोई नहीं, कौन सा गलत है आपको बताना है। देखिए अगर मैं एनएसओ की बात करता हूं तो एनएसओ ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि जो एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, तो सीएसओ, इनका मर्जर कर दिया। पहले ये लोग आंकड़े जारी करते थे, कब किया गया, मई 2019 में। अब अगर ये सीएसओ की कहीं बात की जा रही है तो नहीं होता है, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बॉडी क्रिएट की, कौन सा, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो अब ये सारे आंकड़े आपके जारी करता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत ये बॉडी आती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने इस बार आंकड़े जारी किए अभी, ठीक, 2-3 दिन पहले आए हैं। अब ये आंकड़ों पे ये बताया गया कि जो 2023-24 है, 2023-24 में जो बेसिकली 2023-24 अगर मैं बात करता हूँ तो अपने आप समझ जाया करिए, 2023-24 का मतलब होता है कि FY24, ठीक है। अब इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2% रही है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की किसी भी एजेंसी ने इतनी ज़्यादा भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान ही नहीं लगाया था। सबका जो अनुमान था वो 6.5 से लेकर 7% के आसपास था ग्रोथ का, ठीक है। किसी भी रेटिंग एजेंसी ने इतना बड़ा अनुमान नहीं लगाया था। इवन सरकार भी नहीं सोच रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आएगी। लेकिन जो एनएसओ ने फाइनल एक एस्टीमेट जारी किया है, किसका, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 का, वो उसमें ये बताया गया कि भाई बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई, कितनी, 8.2% की, ठीक। तो इसके अलावा जब बताया गया उसमें 2-3 डेटा दिए गए कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23 था, 23 का मतलब 2022 और 23, ठीक है, इसमें 7% की ग्रोथ रेट रही है। तो ये आंकड़ा आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए बात बताया गया, उसमें जो विकास दर है वो 8.2% आई है। बहुत ज़बरदस्त उछाल देखा गया है इकोनॉमी में, ठीक है। और जो क्वार्टर 4 रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसकी 7.8% ग्रोथ रेट थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये गलत होगा, ये वाला 20 का गलत होगा, ठीक है। आइए इस न्यूज़ पे देखते हैं। ये बेसिकली जो है, आप न्यूज़ देखिए, ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकली हुई थी। बाकी इवन इकोनॉमिक्स टाइम्स में क्या आप देखोगे तो द हिंदू में भी आपको मिलेगी, द हिंदू के अलावा आपके जनसत्ता में भी मिलेगी, कई जगह आपको मिलेगी, और जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी मिलेगी। वह बेसिकली ध्यान देना, इंडिया जीडीपी ग्रोथ 7.8% किसमें, ये क्वार्टर की बात की गई, क्वार्टर 4 की, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 24 का पूरा एवरेज देखेंगे तो लगभग 88.2% की दर से ग्रोथ की है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 का है, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ एक्चुअल में क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ टू बी, ऐसा अनुमान लगाया गया था, ठीक है। आरबीआई ने जो एस्टीमेट किया था वो 7% का किया था, ठीक है। आरबीआई ने एस्टीमेट किया था 7% का, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो भी आपकी 7.8% निकली। और बाकी फाइनेंशियल ईयर जो 24 है, इसकी टोटल फाइनल ग्रोथ रेट आपकी 8.2% आई है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट का नाम ही रखा गया बीटिंग दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनालिसिस इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आई, इसमें बताया गया कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 था, उसका जो क्वार्टर 4 था, क्वार्टर 4 का मतलब समझ रहे हैं आप, देखो क्वार्टर 4 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं और लास्ट क्वार्टर यही होता है। तो जो इस क्वार्टर में, इसी को कहते हैं क्वार्टर 4, तो इस क्वार्टर 4 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 7.8% रही है। लेकिन जब हम FY24 की पूरी बात करते हैं, FY24 की, तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो 8.2% रही है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ में उछाल देखने को मिला है हमें, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 8.2%, मैंने अभी ये सब आपको बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत जो संस्था आती है ये बॉडी, और उसी के द्वारा जारी की जाती है, एनएसओ के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वार्टर 3 ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप मत ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 8.2% ये इंडिया को, अब सोचिए जिस दर से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो अब ये अनुमान जो अभी तक था कि भारत जो है 2027 तक, मतलब 26-27 तक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब हो सकता है अगर इसी दर से इस बार भी ग्रोथ रेट हमारी बनी रही तो हमें शायद वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी उतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी देखिएगा जो जीवीए ग्रोथ रेट है, जीवीए समझ रहे हैं, ग्रास वैल्यू एडेड,
ठीक है। तो जो ग्रॉस जीबीए है, ग्रॉस जीबीए में भी लगभग 7.2% की ग्रोथ रेट देखी गई है। ठीक है, अब 7.2% की ग्रोथ रेट जीबीए में भी देखी गई है, और जबकि 2000 इसमें बताएंगे हम, पहले 2022-23 में 6.7% थी। ठीक, तो जीबीए में भी, जीबीए क्या होता है, जीबीए में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जैसे भारत में क्या किया जाता है, जीडीपी की गणना के लिए जीबीए मेथड अपनाया जाता है। आप उसको प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। जैसे जीडीपी की गणना के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फाउंडेशन बैच में इंडियन इकोनॉमी में कि कितने मेथड होते हैं, एक आय मेथड होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक प्रोडक्शन मेथड होता है। तो जो प्रोडक्शन मेथड होता है उसको हम जीबीए मेथड कह सकते हैं। क्योंकि जीबीए मेथड भारत में क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि भारत क्या चाहता है, देखो जीबीए का मतलब होता है कि जैसे उत्पादन के जो चरण होते हैं, प्रोडक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हर एक स्टेप्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और उस पर कौन कौन सी वैल्यू ऐड हुई है उस वैल्यू एडेड को इसमें इंक्लूड किया जाता है। भारत सरकार का ये उद्देश्य होता है कि बेसिकली हम उत्पादन के हर चरण को एनालिसिस कर सकें। अगर हम डायरेक्ट फाइनल, जैसे क्या होता है आप लोग पढ़ते हैं कि जीडीपी में हम क्या करते हैं, जीडीपी में हम जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे होते हैं उनकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं, करेक्ट। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही केवल हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम उत्पादन के हर चरण पे नहीं पहुंच पाएंगे। बट भारत में ऐसा किया जाता है कि उस उत्पादन के हर चरण को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि हाँ भाई, आटा, चक्की वाले ने गेहूँ खरीदा, उसने आटा तो ज़्यादा क्या हुआ, उसमें कुछ ऐड ऑन करेगा अपना प्रॉफिट, तो उस ऐड ऑन को हम ले लेते हैं। फिर उससे बेकरी वाला ले जाता है, तो बेकरी वाला ले जाता है तो वो भी बेकरी बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, इसके बाद उसमें प्राइस ऐड ऑन करेगा, तो वहाँ कितना प्राइस ऐड ऑन हो रहा है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे क्या होता है, इसी को वैल्यू एडेड, फिर टोटल हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं, उसी से हम प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली अब सरकार को ये समझ में आता है कि कहाँ पर ज़्यादा पैसा ऐड हो रहा है। इन्फ्लेशन जो मार्केट में बढ़ रही है, तो उस इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए कौन सा चरण ज़्यादा उत्तरदायी है, आप समझोगे, कौन सा स्टेप ज़्यादा उत्तरदायी है, और फिर सरकार वहाँ पर उसको टैकल कर लेती है। ऐसे क्या होता है, जब हम फाइनल सिर्फ हम फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस पे ध्यान देंगे तो बीच में कहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस पर हम टैकल नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, या कौन सा हमारा सेक्टर, कौन सा जो बीच का उत्पादन का सेक्टर है प्रोडक्शन का, वो हमारा वीक हो रहा है, इस पर भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम जीबीए मेथड से अपनाते हैं तो हम उत्पादन के हर चरण पर फोकस करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हर चरण की सरकार के पास जानकारी होती है हर स्टेप की, कि कौन से स्टेप पे हमें ज़्यादा पैसा फंड अलॉट करने की ज़रूरत है, कौन से स्टेप पे हमें फंड की कटौती करने की ज़रूरत है, जिससे एक बैलेंस इकोनॉमी में बना रहे। ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। इसीलिए सरकार जो है, जैसे मान लिया आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि सरकार ने जो है जीबीए मेथड को अपना लिया जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए, तो क्या कारण है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके कारण को बता सकें। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी जो एनएसओ ने आंकड़े जारी किए हैं, इसी आंकड़े से ही ये भी संबंधित है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटे के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, देखो फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको कवर कराया है। इवन एक एक उसका स्टेप आपको कवर कराया है और आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, समझाया नहीं, आपको बिल्कुल सिखाया है। आप ऐसे कहें कि मैंने पूरा सिखाया है कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसलिए इसमें कोई डिस्कशन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटे की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 5.8% था। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब 23-24 की। ठीक, भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.6% था। राजकोषीय घाटा 16.654 लाख करोड़ था, और राजकोषीय घाटा 17.34 लाख करोड़ था। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, और इस वजह से क्लास से जुड़े रहेंगे। अभी एडिटोरियल भी है, एडिटोरियल भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी क्लास में जुड़े, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और ध्यान दीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इसी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर ये PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी पे, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। इस टेलीग्राम चैनल को आप अगर इतनी मेहनत ना करना चाहें तो टेलीग्राम पे जाके इग्नो फेयर बाय केएस सर्च लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको डेली क्विजेज भी मिलती हैं, और क्विजेज आपके करंट अफेयर से संबंधित होती हैं, जो ऐसा नहीं कि रोबोटिक क्विज नहीं होती, क्विज तैयार करके बना के डाली जाती हैं आप लोगों के लिए।
तो इस वजह से ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीडीएफ भी मिलती है, किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हैं, और साथ ही इस चैनल से आपको जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए जवाब दीजिए, इसमें बताइए कौन कौन सा सही है। आइए बात करते हैं हम, तब इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट पे बहुत कुछ पढ़ाया है। देखिए सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट होता क्या है इसको आप समझिए। देखिए जैसे फिजिकल डेफिसिट जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यह सरकार का जो कुल खर्च होता है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सरकार के सारे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, हम एनडीआर को माइनस करते हैं। एनडीआर का मतलब समझ रहे हैं, नॉन डेट रिसीट्स, मतलब गैर ऋण प्राप्तियों को शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूंजी नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूंजी की भी एक चीज़ शामिल करते हैं हम लोग। देखिए एनडीआर की अगर हम बात करते हैं कि जिनसे सरकार के ऊपर ऋण क्रिएट ना हो रहा हो, लोन ना क्रिएट हो रहा, तो एक तो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, मतलब राजस्व प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जिनसे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, ठीक, और ना तो कोई एसेट का रिजेक्शन हो रहा होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स को तो हम एनडीआर में लेंगे ही लेंगे। और इसके अलावा एक कैपिटल जो रिसीट्स होती है उसमें भी एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। जैसे इसमें क्या क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को। जैसे विनिवेश सरकार करती है, तो सरकार ने अपनी एसेट बेच दी। एसेट बेचने से जो सरकार को पैसा मिलता है उससे सरकार के ऊपर कोई बोरोइंग क्रिएट नहीं होती है। इस वजह से एनडीसीआर में, वो कैपिटल रिसीट्स है लेकिन एनडीसीआर में लेते हैं, मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, और दूसरा हम मार्केट से जो बोरोइंग दिए होते हैं उसको जो रिकवरी करते हैं, मतलब रिकवरी ऑफ लोन, तो रिकवरी ऑफ लोन को इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि लोन सरकार के एसेट होते हैं। सरकार जब लोन को रिकवर कर लेती है तो उसके एसेट जरूर कम होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट्स में आता है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई बोरोइंग क्रिएट नहीं होती है, इस वजह से वो एनडीसीआर है। तो एनडीसीआर का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी का ऑफ लोन। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूरा रेवेन्यू रिसीट शामिल करते हैं, और इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट मिलता है उसको शामिल करते हैं, और उसको इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर देते हैं। जो हमारा बचता है वही हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमें बजट घाटा होता है, उस बजट घाटे को पूरा करने के लिए हम मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी को शामिल करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो है जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें पढ़िए, सारी जो है क्लासेज के एक्सेस आपको दे दिए जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है सब चीज़ें समझाई गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बताया गया, इसमें बहुत ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि जो इस बार बजट आया था, बजट में सरकार ने क्या बताया था, सरकार की तरफ से बताया गया था कि हमारा जो इस बार रहा है वो 17,86,000, मतलब 17.86 लाख करोड़ का हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा है। लेकिन इस बार जब ये एनएसओ की रिपोर्ट आई है वही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो इसमें बताया गया कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट रहा है वो 16.54 लाख करोड़ का है। मतलब देखिए इसमें भी लगभग आप समझिए कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास में आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको जो है गिरावट दिख रही है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो सरकार ने जो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान लगाया था तो उसके अनुमान की अपेक्षा काफ़ी कम फिजिकल डेफिसिट आया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.8% आया है। टारगेट पहले क्या था, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि पहले जो सरकार का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट का वो था 5.9%, लेकिन इस बार जब बजट आया तो बजट में बताया गया कि हमने अच्छा काम किया है और हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.8% है। लेकिन जब अभी एनएसओ की रिपोर्ट आई उसमें बताया गया नहीं 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 नहीं, आप गलत थे, हमारा फिजिकल डेफिसिट और कम है, 5.6% है। ठीक, तो अभी मौजूदा स्थिति में फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.6%। अगर कभी मेंस में आपको कुछ लिखने मिल जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एनएसओ के जो आंकड़े आए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, 23-24 के लिए, उसके हिसाब से हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.6% है, यानी कि डीडीपी का 5.6%, यानी 16.54 लाख करोड़। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब यही आंकड़े आपके लिए सही हैं, इन्हीं आंकड़ों को आप लेके चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाले आंकड़े 16.54 लाख करोड़ और 5.6%, जबकि बजट में कितना था, आप ध्यान दीजिएगा। अब इस बार जो बजट आएगा, क्योंकि आप जानते हो इंटरिम बजट था, अभी 4 जून को गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इसके बारे में जुलाई में वो फिर से कंप्लीट बजट लेकर आएगी। उस कंप्लीट बजट में आप देखिएगा, चूंकि एनएसयू को आंकड़े आ गए हैं, तो अब क्या होगा, अब ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा और साथ में ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, और जो सरकार का आगे के लिए 24, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 24-25 के लिए आगे टारगेट रखा गया उस टारगेट को भी सरकार चेंज करेगी।
क्योंकि जो टारगेट अभी 5.1% था। ध्यान दीजिएगा, देखो यही मैंने समझाया अभी कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा आया था तो कहा गया था टारगेट हमने 5.9 रखा था, लेकिन अब 5.8% आया है। बजट में ऐसा बताया गया। ये किसका डेटा है? ये बजट का डेटा है, ठीक है। और आगे के लिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.1% का टारगेट रखा गया था, ठीक है। किसके लिए? ये टारगेट था 2024-25 के लिए, 2024-25 यानी इज दैट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसके लिए 5.1% था। अब क्या होगा? अब चूंकि ऑलरेडी 5.6% आ गया है हमारा, तो अब ये टारगेट भी कम हो जाएगा। ये टारगेट हो सकता है इस बार जब फाइनल बजट आएगा आप देखिएगा तो ये टारगेट भी हमारा कम होकर कितना हो सकता है? 5% के नीचे चला जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये भी टारगेट चेंज होगा। जो 2025-26 के लिए टारगेट फिस्कल डेफिसिट का 4.5% रखा गया था, इसको भी हो सकता है 4.1% या 4% के आसपास में इसको लाया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा ऐसे आप इसको एनालिसिस किया करिए, ध्यान दिया करिए इन सब चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनको आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने में आपका मन तभी लगेगा जब आप जो है को पता होगा कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। इसके लिए आप कोर्स देखिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल इग्नोफेयर बाई केएस सर के नाम से है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी है, यहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्विजेज भी मिलती हैं और किसी भी तरह की अन्य डिस्कशन भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास को तुरंत लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आ रही है, साथ में चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और साथ ही जो मैंने अभी वीडियो आपको बताया कि इसी एनएसएसओ के आंकड़े पर फिस्कल डेफिसिट पे भी बात की गई है, उसमें जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट पर, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिए। इसी वीडियो में, वीडियो अपलोडेड वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको बहुत ध्यान से समझिए। इस एडिटोरियल के जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, हिंदी का एडिटोरियल है, इसलिए हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि जो टर्म्स आपके हैं मैं उनको इंग्लिश में भी बताते हुए चूँ, ठीक है। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने चीनी उत्पादों की आयात पर बहुत भारी शुल्क लगा दिया है। भारी शुल्क नहीं, बहुत भारी शुल्क लगा दिया है। अभी हम बात करेंगे, तो इसके पीछे के कारणों पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। कमेंट में आप बताइएगा कि ये सवाल जीएस पेपर किससे संबंधित है, कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा इसको। मुझे भी पता होना चाहिए कि आखिरकार आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को कितनी जानकारी है इसके बारे में। कम से कम सिलेबस पता है, सिलेबस भी नहीं पता है, ठीक है। रिसेंटली अमेरिका हैज इम्पोज्ड हैवी लेवी ऑन इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स, डिस्कस दी रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इस पर। देखिए आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के बहुत बड़े धुर विरोधी हैं, कंप्लीट बहुत बड़े धुर विरोधी हैं। हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यहाँ तक कि जो है बेसिकली एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चीन के विरोधी देश होते हैं उनके साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है, जो अमेरिका के विरोधी देश होते हैं उनके साथ चीन खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद भी आप क्या देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आपको देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि 2022 में, ध्यान दीजिएगा, 2022 में अमेरिका का चीन से आयात 562 अरब डॉलर का था और निर्यात कितना था? 195 अरब डॉलर का। मतलब इन सब के बावजूद भी अमेरिका जो है चीन से भारी मात्रा में आयात करता है। निर्यात कम है, भारी मात्रा में आयात करता है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपसे डिस्कस किया था भारत के बारे में कि भारत और चीन का भी बायलैटरल ट्रेड इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो अमेरिका को पीछे बायलैटरल ट्रेड के बारे में, भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड में अमेरिका पीछे हो गया है। अभी तक क्या था, पिछले दो सालों से अमेरिका वाज द लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर, किसका? इंडिया का। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इस बार चीन सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर बना है, जिसमें 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार किसके साथ? भारत का चीन के साथ हुआ है। और 118.3 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अमेरिका के साथ भारत का निर्यात ज़्यादा है। मतलब अमेरिका में से अमेरिका में हमारा आयात कम है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अमेरिका में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कम है और भारत में, मतलब सॉरी, अमेरिका में भारतीय सेवाओं का और वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है, तभी वहाँ पे अमेरिका ने हमसे ज़्यादा क्या किया है, ठीक। अभी ध्यान दीजिएगा, एक मिनट दोबारा से क्लियर करता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका को हमने निर्यात ज़्यादा किया है, तो निर्यात ज़्यादा किया है, तो निर्यात ज़्यादा किया है और आयात कम किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अमेरिका में क्या है, ठीक है, उसको भूल जाइएगा, थोड़ा मिस स्पेल्ड हुआ। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में हमारे वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड है,
तो जब अमेरिका में हमारे वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड है तभी तो हम निर्यात बढ़ा पाएंगे, क्योंकि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने केनेडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ाया है कि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। ठीक, तो अमेरिका में जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है तो अमेरिका को हम ज़्यादा निर्यात कर पा रहे हैं। ठीक, और हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं, तो इसलिए हमारा जो है अमेरिका के साथ में जो है आयात नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चीन के साथ उल्टा है हमारा। चीन के साथ जो 118 बिलियन का जो है हमने व्यापार किया है, बिलियन डॉलर का बायलैटरल में, उसमें सिर्फ 101 का क्या है, आयात है। 101 बिलियन डॉलर का सिर्फ आयात भारत ने किया है चीन के साथ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सरकार को दोष मत देना। इसका मतलब है कि हमारे बीच में चाइनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है। किसके बीच में, पब्लिक के बीच में, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड है भाई। हमारे यहाँ डिमांड है तभी तो वहाँ से चीज़ें मंगाई जा रही हैं। हमारे यहाँ अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं उन वस्तुओं और सर्विसेज की, अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमको चीज़ें सस्ती चाहिए। और चीज़ सस्ती क्यों बेचता है, उस पर भी हम बात करेंगे। भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए होने वाला है। मतलब सिर्फ अमेरिका और चीन के लिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, बट ये आपका पूरा चीन की पूरी रणनीति, जो उसकी स्ट्रेटजी है व्यापार के लिए, वो पूरा आपको क्लियर कर देगा। बस सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या भाई, अगर इंडिया में प्रोडक्ट और सर्विसेज की चाइनीज़ डिमांड ज़्यादा है तभी तो उसका इंपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। अगर यहाँ डिमांड नहीं रहेगी तो चीन यहाँ पे इंपोर्ट करके क्या करेगा बताओ, सड़ाएगा तो है नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ का से जो है चीन से हमने जो आयात किया वो 101 बिलियन डॉलर का किया है। और निर्यात हमने कितना किया है, निर्यात हमने लगभग में मान के चलिए मोटा मोटा कि 17 बिलियन डॉलर का सिर्फ निर्यात चीन को किया है, और 101 बिलियन डॉलर का आयात। बहुत लोग आलोचना करने लगते हैं कि हाँ जो है सरकार एक तरफ विरोध कर रही है, एक तरफ जो है इतना ज़्यादा आयात कर रही है चीन से। तो सरकार नहीं कर रही, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच उसकी डिमांड है। जैसे अमेरिका नहीं कर रहा है, अमेरिका की पब्लिक कर रही है। ठीक, तो इसी वजह से अमेरिका इन चीज़ों से परेशान है कि बताओ 562 अरब डॉलर का। ठीक, उसके बीच में एक व्यापार युद्ध। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन है उसने चीनी वस्तुओं पर करों की काफ़ी दरें बढ़ा दी हैं। क्यों बढ़ा दी हैं, कितनी बढ़ा दी हैं, अभी बात करते हैं। क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच एक व्यापार युद्ध बढ़ गया है, ट्रेड वार। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने इसे चीन की गलत वैश्विक नीतियों का परिणाम माना है। अमेरिका ने माना है कि चीन की ये जो वैश्विक नीतियां हैं, जो निर्यात करने की नीतियां हैं दूसरे देशों में, ये गलत हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, बाकी वैश्विक जो ग्रोथ है उस पर प्रभाव पड़ता है, जो घरेलू जो उद्योग हैं उनका संरक्षण नहीं हो पाता है, बहुत चीज़ें। ठीक है, ठीक है, चीन अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं को पूरे विश्व पर लादना चाह रहा है। ठीक, अभी पॉइंट समझिएगा ध्यान से। अब 2022 में जब 562 अरब डॉलर का चीन से अमेरिका ने आयात किया, तो अमेरिका की हाय हाय होने लगी वहाँ पे कि भैया आपके घरेलू उद्योगों का क्या होगा। तो अमेरिका ने काफ़ी हद तक चीज़ों को नियंत्रित किया, और जो 2023 में व्यापार रहा है वो थोड़ा सा घटा। ठीक है, लगभग में कितना आया, घट के ये जो है 279 अरब डॉलर का पहुंचा। ठीक, मतलब जो 562 था उसने काफ़ी सुधार किया, 279 अरब डॉलर का, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी, व्यापारिक घाटा है। ठीक है, तो व्यापारिक घाटा कितना हुआ, व्यापारिक घाटा भाई 562 क्या हुआ। देखो हम जब व्यापार घाटा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना व्यापार घाटा इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट में 562 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट किया हुआ है, 195 अरब डॉलर का अमेरिका ने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट निकल के आएगा 367 अरब डॉलर। तो जब सिर्फ कहाँ से, ये टोटल ट्रेड डेफिसिट की बात नहीं हुई है, सिर्फ चाइना से हम अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 2022 में था 367 अरब डॉलर। तो जब अमेरिका की हाय हाय होने लगी प्रशासन की, तो इसने बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश की, बट इसके बावजूद भी 367 अरब डॉलर से उस व्यापार घाटे को कम करते हुए वो 279 अरब डॉलर पर पहुँचा चुका है। मतलब चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2022 में कितना था, 367 अरब बिलियन डॉलर का, और 2023 में कितना है, 279 बिलियन डॉलर का। ठीक, ये बात हुई, इसने सुधार किया है, लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें सवाल आते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो जब अमेरिका में चुनाव होने वाले होते हैं, जैसे इस बार भी आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के समय हमेशा अमेरिका क्या करता है, दूसरे देशों को टारगेट करके इसके बाद अपनी नीति बनाता है।
और चुनाव के समय ये मुद्दे किसी न किसी देश को लेके, जैसे भारत को पिछले 2 चुनावों में आप देखोगे कि भारत को लेके कि वहाँ से आउटसोर्सिंग इतनी ज़्यादा की जाती है, इस पे मुद्दा चर्चा में रहा। कभी बात होने लगी कि हाँ जो है स्टूडेंट वीज़ा जो जारी किए जाते हैं या जॉब वीज़ा जो जारी किए जाते हैं उन पे सख्ती बरती जाएगी, बहुत सारी तरह की चीज़ें जो है सामने आई थी। इसी तरह लेकिन इस बार उसके लिस्ट में कौन है? चीन। और नतीजा जानते हो क्या किया है? आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से। देखो चीन की कुछ विशेष आयात पे बहुत वृद्धि कर दी। कैसे? देखो जैसे स्टील हो गई, बिजली हो गई, बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं बेसिकली, ठीक है, और बैटरियाँ, सोलर सेल, चिकित्सा उपकरण, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन सब पे, और साथ में कुछ जो खनिज संपदाएँ हैं, मिनरल्स हैं, उन पे इसने बहुत ज़्यादा क्या किया है? वृद्धि कर दी है। कैसे वृद्धि की है? देखो स्टील पर भी अगर बात करें तो पहले 7.5% का टैक्स था, जिसको लेवी को बढ़ा के इसने 7.5% से 25% कर दिया है अमेरिका ने, ठीक। और इतना ही नहीं, जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें क्या किया गया है? 25% जो इस पर जो है अभी तक लेवी पड़ती थी उनके आयात पे, उसको बढ़ा के 100% कर दिया है। 100%। मतलब अगर मान लिया कि एक एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो कि अगर बेसिकली जो है कोई ऐसा व्हीकल जो है अगर $100 का आता था, तो $100 के अलावा अब उस पर $100 की ही ड्यूटी लगाई जाएगी, वो $200 का पड़ेगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, यही रुका नहीं है अभी, जो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, सेमीकंडक्टर पे भी इसने जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है बेसिकली, देखो 25% की जो टैक्स पड़ती थी सेमीकंडक्टर पे, वो भी इसने क्या कहा? 50% का कर दिया है, ठीक। इस तरह से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इसने चेंज किए हैं, और जो है इस तरह से कि हाँ जो है वहाँ से हमारा आयात कम हो। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी ड्यूटी लगाने के बाद में अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अमेरिका के घरेलू जो उद्योग हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको संरक्षण मिलेगा और आयात डेफिनेटली कम होगा, चीन से आयात डेफिनेटली कम होगा। ऐसे में जो ये व्यापार घाटा है, इस व्यापार घाटे को अमेरिका कम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि रीजन आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि रीजन बताना है, तो रीजन उसका ये है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और यही नहीं, देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, मतलब आने वाले नहीं है, जैसे इलेक्शन में खड़े, हो सकता है अगर आ जाए, अगर आ गए तो उन्होंने कहा कि अगर हम आ जाएंगे तो हम भी चीन से जो मतलब जो बेसिकली जो उत्पाद है, जो आयात है, आयात पे 10% टैक्स लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर 10% टैक्स उस पर इम्पोज कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो था उस पर 10% बढ़ा देंगे, तो ये विश्व में सभी देशों के लिए, भाई पर्टिकुलर चीन के लिए हो सकता है लगाना अलग बात है, बट अगर जनरल लगाते हैं तो भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का भी अमेरिका में अच्छा खासा आयात है। अमेरिका से नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की डिमांड है, तो ऐसे में प्रभाव किस पे पड़ेगा? भारत के भी निर्यात पे पड़ेगा। भारत जो निर्यात करता है अमेरिका को, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब हम भारत अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अमेरिका भेजता है, तो अमेरिका के लिए वो आयात है, लेकिन हमारे लिए वो निर्यात है, तो भारत के निर्यात पे भी फर्क पड़ेगा नकारात्मक, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से अगर देखो, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको पढ़िएगा आप ध्यान से, कि देखो चीन करता क्या है, चीन में वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत बहुत कम है, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात आधारित व्यवस्था है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उसने किया कि अभी देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, उसने किया कि भैया जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हैं उनको 100% क्षमता का उत्पादन करो, मतलब जो उनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी पे काम करो, हमको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, क्योंकि हमको बाकी दूसरे देशों में क्या करना है? निर्यात करना है, ठीक। और देखो अब सवाल ये उठता है, हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि यहाँ डिमांड क्रिएट से सप्लाई, ऐसा नहीं है जैसे पहले थ्योरी चलती थी कि इसके पहले कि सप्लाई क्रिएट से डिमांड, तो सप्लाई करते जाओ तो जो है डिमांड थोड़ी क्रिएट हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया, और उसमें सारी अमेरिकी की जो मतलब 1930 के अराउंड आया था, तो उसमें जो है सारी अमेरिकी वस्तुएं जो थी वो सड़ने लगी, क्योंकि भाई सप्लाई करते जा रहे हो, डिमांड ही नहीं मार्केट में, तो जाएगा कहाँ? तो अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होता कि चीन ने अपनी फैक्ट्रीज को 100% प्रोडक्शन के लिए कह दिया कि अपनी 100% एफिशिएंसी पे, तो क्या वो प्रोडक्शन करता रहेगा? तो क्या आप इतनी ज़्यादा सप्लाई, जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से करेगा? तो ऐसे तो सप्लाई क्रिएट से डिमांड हो रहा है, करेक्ट। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको जहाँ ये चीज़ पढ़ाया है, वहाँ इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ आपको और पढ़ाई है। वो क्या पढ़ाई है कि जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगी, देखो इन्फ्लेशन जो बढ़ता है वो दो चीज़ों में बढ़ता है। जैसे आपकी डिमांड ज़्यादा है, अभी ध्यान दो, ऐसे मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो बहुत ध्यान से। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है
सॉरी डिमांड ज़्यादा है, ऊपर को साइन लगा रहा हूँ, ज़्यादा है, और सप्लाई आपकी कम है, तो क्या होगा? सप्लाई कम है तो क्या होगा बताइए? जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी ना, मतलब वस्तुओं के दाम महंगे होंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी चीज़ क्या है, मान लेते हैं डिमांड स्थिर बनी हुई है, अगर डिमांड को कम कर दिया जाए तो ये नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन अब हम मान लेते हैं कि डिमांड हमारी कांस्टेंट बनी हुई है और सप्लाई को हमने क्या किया, बूस्ट कर दिया, सप्लाई हमने ज़्यादा कर दी। तो जब ज़्यादा सप्लाई कर दी तो अब उस सप्लाई को खपत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम गिराने पड़ेंगे। तो चाइना की नीति यही रहती है, इसी कारण से उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज सस्ते मिलते हैं, क्योंकि क्या किया जाता है, वो सप्लाई अपनी जो उसने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम गिरा देता है। नतीजा क्या होती है, उसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो जिस देश में जाते हैं उसके घरेलू उद्योग को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए। भाई अगर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, अब जैसे मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे मोबाइल है मेरा, अब मोबाइल मान लेते हैं अभी मेरा जो है क्या कहते हैं, चलो मेड इन चाइना होता और ये हमें सस्ता मिल रहा होता और मेड इन इंडिया हमें महंगा मिल रहा होता, तो हम एज अ नेचर किस पे जाएंगे, हम सस्ते फ़ोन पे जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से सेम कंडीशन ही है, और यही एक कारण है कि भारत अब चीन के मुकाबले अपने घरेलू उद्योगों का संरक्षण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत में जो बनाए जाते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो महंगे हैं, और चीन क्या कर रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको खपत करने के लिए वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का दाम गिरा देता है, और नतीजा वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड और बढ़ने लगती है। समझ रहे हो? तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सस्ते हो गए ना, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ जाती है तभी तो वो सप्लाई और ज़्यादा करता है। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो आप बस देखो, ठीक है। और इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्लास को लाइक करिए, कोई भी कन्फ्यूजन है जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको सारे जवाब दिए जाएंगे, ठीक। तो अब अभी आपको ये समझ में आया कि चीन की गलत नीति क्या है। चीन की गलत नीति यही है कि वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है और वो मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मुकाबला करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम गिरा देता है, और नतीजा क्या होता है, वो जिस देश में जाता है उस देश में इकोनॉमी को बेसिकली वहाँ के घरेलू उद्योग जो हैं उनको तबाह करने लगता है, उनका नुकसान होने लगता है, क्योंकि घरेलू उद्योग के प्रोडक्ट और सर्विसेज महंगे होते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है, लोग उनको खरीदना नहीं चाहते। भाई भारत में अगर चाइनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज सस्ती मिल रही हैं तभी तो हम 101 बिलियन डॉलर का उनके साथ आयात कर रहे हैं। आप समझो, अमेरिका में भी अगर सस्ती मिल रही है तभी तो अमेरिका चीन के साथ भी व्यापार घाटे में जा रहा है। और चीन ध्यान दीजिएगा, चीन चूँकि एक्सपोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी है और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का खूब 100% इफिशियंसी से अपनी प्रोडक्शन करके इसके बाद उनका सप्लाई करता है, तो चीन को जो निर्यात से होने वाली इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। विश्व के लगभग सामान्य देशों से, ज़्यादातर देशों से चीन का क्या होता है, व्यापार घाटा नहीं होता है। सिर्फ 40-50 ही ऐसे देश हैं, ध्यान देना है। देखो इसी सोच के चलते देखो यहाँ पे ध्यान देना, 173 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन मुनाफे में रहता है, क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट कम है, ठीक है उसका। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब हम मुनाफे में है, और मुश्किल से 50 देश ऐसे हैं जिन 50 देशों के साथ उसको घाटा होता है, ठीक। जिसमें इन 50 मुल्कों में ज़्यादातर क्या है, जैसे कच्चे तेल की खरीदारी चीन करता है तो वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है उसका। जैसे अफ्रीकी मुल्क है मंगोलिया आदि राष्ट्रों से बड़ी मात्रा में कच्चे माल की खरीदारी करता है, तो इनके साथ उसका व्यापार घाटा रहता है क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है उसका, ठीक है। 2022 में अगर देखें तो चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुनाफा 890 अरब डॉलर का था, ठीक है, 890 बिलियन यूएसडी का था, ठीक। और उसी दौरान भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल थे उस 964 अरब डॉलर का था। सोच लो, भारत का आयात और निर्यात दोनों मिला के 964 अरब डॉलर का है, ठीक है। और चीन का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सिर्फ मुनाफा 890 अरब डॉलर का है। समझ रहे हो बात को? अब ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से यहाँ तक कि चीन की बेसिकली जो है, चीन क्या करता है, चीन अपनी आर्थिक नीतियों में इस चीज़ पे भी ध्यान देता है कि जनता के पास कम से कम वित्तीय तरलता बनी रहे, जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी हो बनी रहे, क्योंकि जब फाइनेंशियल लिक्विडिटी जनता के पास बनी रहेगी तभी वो क्या करेगी, वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड करेगी। तो घरेलू खपत के साथ साथ वो बाहर की अंतर्राष्ट्रीय खपत को भी सुनिश्चित करता है इस तरह से, ठीक।
अब जैसे कोरोना के दौरान क्या हुआ था, दुनिया के सभी अगर देशों की बात करें, उन्होंने प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंक के दरों में कमी कर दी थी तथा वित्तीय ऋण को की मात्रा बढ़ा दी थी, ताकि आपके अपने जो नागरिक हैं उनकी खरीदारी की रुचि को बना के रखे। जबकि इसके बाद चीन ने क्या किया था, चीन ने बेसिकली जमीन जायदाद का कारोबार नकारात्मक रूप से गुजर रहा था और इसीलिए भवन निर्माण की योजनाएं बंद हो गई थी, जिसके चलते कई जो वित्तीय संस्थान थे वो भी दिवालिया घोषित किए जा चुके थे चीन में। ठीक है, चीन में। लेकिन यह देखा गया कि पिछले कई वर्षों में चीन में प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर उपभोग की क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही तो इसका मतलब वहाँ पे घरेलू डिमांड नहीं बची, वो ऑलरेडी टॉप पे है। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, चाहिए नहीं। ठीक है, और जबकि उनके पास बचत उपलब्ध है, बचत है लेकिन डिमांड नहीं हो रही है। ठीक, और इसी के चलते चीन थोड़ा सा भयभीत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब इकोनॉमी में बचत होगी और बचत को इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे नकारात्मक असर पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे नकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि जो सेविंग होती है, उस सेविंग को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट से ही क्या होता है, वहीं से हमारा प्रोडक्शन होता है और लोगों की आय, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी सही तरीके से होता है, लोगों की आय बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पढ़िए और इसके बाद में जो है समझिएगा। जो भी इसमें पूरा लिखा हुआ, पूरा कंक्लूजन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। आप इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्लास को लाइक करें। किसी भी तरह की अगर कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में जो है लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। ठीक है, और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। देखिए, आप इस सवाल को आप लिखिए और लिखकर अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मैं उसको कल की क्लास में चेक जरूर करूँगा। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। जो लोग पेड वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो जो पेड वाला ग्रुप है उसी में भेजें, जो फाउंडेशन बैच वाला है। ठीक, जिससे मैं वहीं से उस आंसर को लेके और यहाँ पे चेक कर दूँगा। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।